अच्छा, फिर आ जाते हैं हम बर्लिन वॉल के ऊपर। अब बर्लिन वॉल भी जो है ना, मतलब ये भी एक बहुत लंबा किस्सा है, ठीक है ना। तो अब इसमें बर्लिन वॉल में जो है अच्छा, बर्लिन वॉल का किस्सा ये है कि जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशनल जोन्स। जैसे हमने पहले पढ़े ना कि जिस तरह इन लोगों ने यूरोप को डिवाइड किया था ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह जर्मनी भी जो है ना वो भी डिवाइड हो गया था। तो द जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशनल जोन्स। द यूएस, ब्रिटेन and France got the western part while the eastern part to the Soviets. ठीक है। Similarly, Berlin was divided too, but came mostly under the Soviet-controlled East Germany. ठीक है। In attempting to remove the Western powers from Berlin, the Soviets imposed a blockade, promoting the US and the Britain to airlift supplies for 13 months. ये जो एयरलिफ्ट सप्लाईज का ये मतलब है कि मतलब वो जो है ना जहाज़ों के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पे सप्लाईज वगैरह भेज रहे थे, क्योंकि ब्लॉकेड हो गया था, सोवियट्स ने ब्लॉकेड लगा दिया था, ठीक है। तो 13 मंथ्स के लिए उन लोगों ने सप्लाईज को एयरलिफ्ट किया था, मतलब जहाज के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं ऊपर से रस्सी फेंक के जो है ना कुछ इस किस्म का जो है ना सिस्टम करके जो है ना वो लोग सप्लाईज वगैरह जो है ना वो कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नहीं रस्सी नहीं, सॉरी, ये वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो सब देखी थी इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन बस एयरलिफ्ट कर रहे थे सप्लाईज को, ठीक है, 13 मंथ्स के लिए। अच्छा, फिर 1949 में ये हुआ है कि द सेपरेट स्टेट्स ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी वर डिक्लेयर्ड। और 1961 में ये हुआ है कि द ईस्टर्न जर्मनी मतलब सोवियट्स इरेक्टेड द बर्लिन वॉल अराउंड द वेस्ट जर्मन पोर्शन टू स्टॉप ईस्ट जर्मन फ्रॉम फ्लीइंग। ठीक है ना, मतलब इन लोगों ने जर्मनी को डिवाइड कर दिया था बाय बाय बिल्डिंग द बर्लिन बर्लिन वॉल, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि ईस्ट जर्मन्स जो थे ना वो लोग भाग रहे थे, ठीक है ना, वहां से फ्ली करते थे वेस्ट जर्मन में जाने के लिए। तो ये चीज स्टॉप करने के लिए नहीं इन लोगों ने दीवार बनाई, और जो है ना चेक और एंट्रेंस पॉइंट्स जो है इन लोगों ने वो रखे जो कि हाईली फोर्टिफाइड होते थे। वहां पे आर्मी वगैरह जो है ना वो खड़ी हुई होती थी कि जो भी इन और आउट जो है ना जर्मनी से ईस्ट से वेस्ट जा रहा तो वेस्ट से ईस्ट आ रहा होता था ना, तो वो जो है ना वहां पे उसको चेक कर सके। खैर, फिर जो है क्या कहते हैं ये बस वॉल थी बहुत वक्त तक थी, ठीक है ना, इसी तरह डिवाइडेड थे। और फिर आखिर में 1989 में जो है ना क्या कहते हैं जब इस वॉल को गिराया गया और तोड़ा गया, तो ये जो है ना दिस सिंबलाइजेस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जो अफगान सिविल वॉर है ना उससे रियल टर्म्स में कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। और जो द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल इन 1989 है ना वो सिंबलाइज करता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर को, ठीक है। तो बर्लिन वॉल का है ना ये कैसे मतलब वो मोस्टली जो ऊपर चीजें हमने पढ़ी ना कैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी और आपस में डिवाइडेड थे और वो जो जंग लड़ रही थी, तो उसका वो जो क्या कहते हैं एक सिंबल जो था ना वो एक बर्लिन वॉल था। और बर्लिन वॉल के टूटने के बाद जो है ना ये 1969 में बनी थी और फिर 1989 तक ये थी, और इसके टूटने के बाद दिस सिंबलाइजेस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारा किस्सा है उसका कोल्ड वॉर का, ठीक है। अब ये कोल्ड वॉर जो है ये यूएसए हिस्ट्री के लिहाज से इस तरीके से, अच्छा यूएसए, अच्छा कोल्ड वॉर के बाद फिर क्या हुआ था? हाँ, हेलो। यूनिपोलैरिटी हो गई होगी ना, बस बात खत्म। यूनिपोलैरिटी हो गई, ठीक है ना, यूएस के क्या कहते हैं क्योंकि वो लोग हार गए थे तो यूनिपोलैरिटी आ गई थी। कोल्ड वॉर के बाद देखो वर्ल्ड वॉर वन होता है, वर्ल्ड वॉर टू होता है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर आती है। कोल्ड वॉर के बाद का जो फिनोमेना है ना उसे कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो यही है कि कैसे जो है ना यूएस जो है ना सोल पावर बन गया था पूरी दुनिया का, ठीक है ना। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसे कहते हैं, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो यहाँ तक जो है ना आप लोगों ने सारी हिस्ट्री पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, अब आईआर के लिहाज से भी पढ़ लिया तुम लोगों ने। आईआर के लिहाज से तो खैर इतनी नहीं पढ़ी, लेकिन यूएसए हिस्ट्री के लिहाज से करंट अफेयर्स के लिहाज से इतनी थोड़ी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है ना आप लोगों को पता हो। लेकिन जब भी ये याद रखो, अगर के वर्ल्ड वॉर वन से क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वॉर टू से क्वेश्चन आता है, या कोल्ड वॉर से क्वेश्चन आ जाता है यूएसए हिस्ट्री के पेपर में, ठीक है, तो अब तुम लोग जो है ना क्या कहते हैं इस तरफ मत ट्रांसग्रेस कर जाना है, आईआर की तरफ मत
निकल जाना, ठीक है ना। ये कहते हैं हिस्ट्री की तरफ मत, इस तरह ही हिस्ट्री की तरफ मत निकल जाना। तुम लोगों ने उसको यूएसए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही देखना होगा, ठीक है ना। यूएसए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे या यूएस के पर्सपेक्टिव से देखना। अब ये गलती मत कर लेना कि अब देखो, अभी मैं तुम लोगों को एक सवाल बताता हूँ। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है। खबर खैर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू 1939 to 1945, two major powers, the US and the Soviet Union, emerged, constituting a bipolar system. Elaborate conceptually if the bipolar world remained more peaceful and stable than the multipolar world in the pre-World Wars era. ठीक है, in the pre-World Wars era. अच्छा देखो, in the wake of the World War II 1939 to 1945, two major powers, the US and the Soviet Union, emerged, constituting a bipolar system. ठीक है, elaborate conceptually if the bipolar world remained more peaceful than and stable than the multipolar world in the pre-World Wars era. ठीक है, अब जब देखो वो ये बात कर रहे हैं कि अब इसमें मेन क्या बात वो ये लोग पूछ रहे हैं, वो लोग ये बात पूछ रहे हैं कि कैसे कोल्ड वॉर के दौर कोल्ड वॉर के जो जितने भी दौरानिया था, ठीक है ना, ये पीसफुल और स्टेबल किस तरह रहा है। पीसफुल और स्टेबल इन अ सेंस, ठीक है ना, कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं हुई, ठीक है ना। तो वो ये क्यों था, अब इसको तुम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली इलेबोरेट कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना, जिसमें तुम लोगों ने थोड़ी बहुत बाइपोलैरिटी की भी बात करनी होगी, ठीक है, उतना कोई वो मसला नहीं है। लेकिन इसमें तुम लोगों ने मतलब अब ये इवेंट्स बताने होंगे कोल्ड वॉर के, ठीक है ना, कि कैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ है, मतलब कैसे डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं हो रही थी, डिप्लोमेसी को यूज किया जा रहा था, डॉक्ट्राइंस को इसके अंदर तुम लोग लेकर आना, ठीक है ना। लेकिन देखो इन द वे, अब इसमें तुम लोगों ने कोल्ड वर्ल्ड वॉर टू का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताना होगा, ठीक है ना, इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, और तुम लोगों ने बताना होगा कैसे बाइपोलर सिस्टम आया है। फिर उसके बाद तुम लोगों ने ये बताना है, ठीक है ना, कि कैसे जो है ना, क्या कहते हैं, वो ये पीरियड जो है स्टेबल रहा है और पीसफुल रहा है, और क्यों रहा है। कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्चुअली वही डॉक्ट्राइंस को लेकर आओगे कि ट्रॉमन डॉक्ट्राइन इस्तेमाल हुआ है, मार्शल प्लान इस्तेमाल हुआ है, ये चीज वो चीज, इस किस्म की चीजों को है ना अंदर लेकर आना। बाइपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, खैर इनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना। और कैसे कि, और ये बताने कि कैसे ये स्टेबल था ज्यादातर मल्टीपोलर वर्ल्ड से, जो तो प्री वर्ल्ड वॉर्स का एरा था। वो प्री वर्ल्ड वॉर्स का कौन सा एरा है, वो 1914 और 1918 से पहले वाला, ठीक है ना। कि वो क्या कहते हैं, कितना वो क्या कहते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत जो है ना यूरोपियन हिस्ट्री अगर आपको पता हो कि कैसे वो ब्लॉक्स बन जाते थे और कैसे वो एक दूसरे के वो क्या कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है ना, क्या कहते हैं, किस तरह वो हर वक्त जो है ना वो जंग की तरफ चले जाते थे, वर्ल्ड वॉर वन में चले गए, वर्ल्ड वॉर टू में चले गए, ठीक है ना। तो वो वाली जो सारी बातें ना वो आप लोगों ने अब ये देखो, इसमें तुम लोगों के पास बड़ा लिखने का बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इस सवाल को अभी यूएसए हिस्ट्री का पेपर का मैंने आपको बताया हुआ कि मसला ये होता है कि ये होता है आखिरी आखिरी पेपर, ठीक है ना, तब तक माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को जो है ना, जब तक कि आप लोग इस सवाल को 3-4 बार पढ़ना, देखो इसमें इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू की बात हुई हुई है, फिर कोल्ड वॉर की बात हुई हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हुई है, तो प्री वर्ल्ड वॉर्स का एरा है, ठीक है ना। तो जब तक सवाल को सही तरीके से पढ़ोगे नहीं ना, तो इसमें तुम लोग फिर गलती कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें तुम लोगों ने थोड़ा बड़ा सोच समझ के जो है ना इसमें आंसर करना होगा। वैसा ना हो कि तुम इसमें बिल्कुल ही जो है ना, क्या कहते हैं, बाइपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी की तरफ चले जाओ और बताओ कि कैसे पोलर वर्ल्ड जो होता है वो ज्यादा पीसफुल और स्टेबल रहता है, और कैसे ज्यादा, मतलब तुम लोगों ने बातें वही वाली करनी है, लेकिन उसको थोड़ा जो है ना, क्या कहते हैं,
यूएस और ये जो कोल्ड वॉर जो है ना, इसके पर्सपेक्टिव से देखो, मतलब इसके इसके हवाले से बात करनी है। ठीक है ना। अब इन लोगों ने देखो यहाँ पे कोल्ड वॉर का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं किया हुआ, इन लोगों ने बाइपोलर सिस्टम का जिक्र किया हुआ है। तो तुम लोगों को अब ये भी पता होना चाहिए कि वो रीड बिटवीन द लाइंस वाला किस्सा नहीं होगा, कि तुम्हें पता हो कभी ये मुझसे क्या पूछ रहा है। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं अगर कहीं और कोई कोल्ड वॉर के लिहाज से सवाल आया हो ना यूएसए हिस्ट्री में, तो वो जरा देख लेते हैं। ये देखो, व्हाट वर द इकोनॉमिक चैलेंजेस प्रेसिडेंट क्लिंटन फेस in post Cold War era. How did he deal with the challenges? ठीक है। अब एक ये भी है। ठीक है, व्हाट वर द फैक्टर्स, इसलिए मैं तुम लोगों को कहा है कि पूरी तुम लोगों को किताब पढ़ लेनी चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है trace out the reasons of US economy augmentation in the post World War II era. Write an all-inclusive note on the beginning and the end of the Cold War. ठीक है ना। अब हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़े है ना, उसको यहाँ पे छाप देना। अब ये यहाँ पे क्यों छाप देना, राइट एन ऑल इंक्लूसिव नोट। ठीक है ना। तो ऑल इंक्लूसिव का मतलब है कि सब कुछ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे सब कुछ छाप देना। लेकिन अगर इस किस्म का सवाल ना हो, अगर अब इस किस्म का कहीं पे सवाल आ जाए कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है ना, क्यों वियतनाम वियतनाम क्यों क्या कहते हैं, क्यों यूएस फेल हुआ है अपनी कंटेनमेंट पॉलिसी को, साउथ वियतनाम क्या कहते हैं, साउथ वियतनाम वाले जो किस्सा था। ठीक है ना। तब वो सारा पड़ा हुआ होगा ना, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको उसी पर्सपेक्टिव पे तुम लोगों ने आंसर करना होगा। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि लिखा है राइट एन ऑल इंक्लूसिव नोट, मतलब सब कुछ ऑन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तब यहाँ से तुम शुरू हो जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिनेरियो, मिसपरसेप्शंस, ये वो। ठीक है ना। इसको लाते लाते हर एक चीज के बारे में जो है ना तुम लोगों ने करना है। तो अब तुम लोगों को पता है स्टेजेस कौन कौन से हैं, 3 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस के मेन मेन इवेंट कौन से हैं। ठीक है ना। वियतनाम वॉर और बर्लिन वॉर भी है बीच में, तो वो सारा जो है ना उसको तुम लोग स्टेजेस, अब इसको देखो, इसको डिवाइड कर सकते हो। तुम लोग दे देना, इंट्रोडक्शन दे देना। ठीक है ना। मीन्स का भी यहाँ पे खैर इतनी कोई जरूरत नहीं है, राइट एंड ऑल इंक्लूसिव नोट। इंट्रोडक्शन दे देना। ठीक है। बैकग्राउंड दे देना। ठीक है। उसके बाद स्टेजेस दे देना, स्टेजेस, तीनों स्टेजेस बयान कर लेना। उसके अंदर जो मेन मेन इवेंट्स है, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और क्या कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो जो जोन जोन से स्टेज में आता है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है ना। इस तरह कर लेना। ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, ऑन द बिगिनिंग अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इसमें जो है ना, जब अब इसको तुम लोगों ने खास देने हैं, इसको वेटेज देनी है तुमने। ठीक है ना। इसमें तुम एक अपना रख लेना, द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है ना। फिर इसमें तुम एक लिख लेना क्या कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर स्लैश कन्फ्रंट्रेशन, तुम लिख सकते हो उसके साथ। ठीक है ना। या तो सब हेडिंग में कन्फ्रंट्रेशन लिख सकते हो। फिर बीच का क्या कहते हो, तुम लिख सकते हो को एग्जिस्टेंस, या ठीक है, या डिक्लाइन ऑफ टेंशन, उसको सेकंड हेडिंग दे सकते हो। फिर तुम थर्ड दे सकते हो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है। तो फिर एंड ऑफ द कोल्ड वॉर में जो सोवियत इन्वेजन जो है, ठीक है ना, इसका तुम जिक्र कर सकते हो। जो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल है, इसका तुम लोग जिक्र कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये इस तरह है। समझ आ गई है मेरी बात की। जी जी आगे। अच्छा
अच्छा, write a short note on the two of the following: Woodrow Wilson as the president, Pakistan and USA relation of 9/11, expansion of USA during 90 years. ये वो है. What factors led USA to emerge as a big power after the World War II? ठीक है, तब इसमें वर्ल्ड वॉर टू का भी किस्सा तो तुम लोगों ने कर लेना है. ठीक है, इसमें फिर तुम लोगों ने कोल्ड वॉर का भी जो है ना वो बताना ही है तुमने कि किस तरह मतलब जो है ना बड़ी पावर तो वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बन ही गया था. ठीक है, तो तुम लोगों ने व्हाट फैक्टर्स लेड यूएसए टू इमर्ज एज अ बिग पावर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू. हाँ, अब इसमें तुम लोगों ने वर्ल्ड वॉर टू और कोल्ड वॉर को है ना थोड़ा एक साथ लेके चलना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का किस्सा किया गया था. इसमें तुम लोग है ना ज्यादातर बातें जो है ना वर्ल्ड वॉर टू के लिहाज से कर देना कि कैसे वो जो है ना क्या कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड पे मतलब पहुंच गया था. ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने कोल्ड वॉर का भी किस्सा करना होगा. तो देखो कम से कम हर दूसरे तीसरे पेपर में जो है ना कहीं पे कोल्ड वॉर के लिहाज से है ना तुम लोगों से कुछ ना कुछ जो है ना पूछा जा रहा है. अच्छा, ये U2 इंसिडेंट जो है ये हम लोगों ने भी वो पढ़ा है. ठीक है ना. Did US succeed in its attempt to create a new order at the end of the Cold War? Discuss with arguments. बताओ ना. हेलो. बिल्कुल सर, अच्छा, हो क्या गया था वो सक्सेस. क्या आर्गुमेंट्स हैं आपके पास? हो गया. सर सुपर पावर बन गया, उन्होंने रशिया को वो सोवियत को वो शिकस्त दे दी थी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, तो वही सोल पावर राइज हो गया. और फिर सोवियत के भी उन्होंने सर वो खुद इकोनॉमिकली वो बहुत वीक हो गए थे, हम्म, देन वो सर रिट्रीट नहीं कर पाए. अच्छा ठीक है, सही है. और कोई आर्गुमेंट? देखो यही है इसमें कि अफगानिस्तान में वो देखो बख्शिश सर. के जरिए जो है ठीक है, ठीक. हाँ. साथ को छोड़ दिया, ये पॉइंट है. और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी उन लोगों ने मतलब तुर्की में जब अपने वो किए हुए थे ना वॉर हेड्स प्लान किए हुए थे, हम्म, और फिर क्यूबा के ऊपर उन लोगों का मतलब ऑपरेशन ना करना, उसको इन्वेड ना करना. तो ये सारी मतलब पॉइंट्स अगर हम रिलेट करते जाएं तो यूनिपोलरिटी की हाँ. तरफ उनकी मतलब कामयाबी की वो है. हाँ ठीक है, तो तुम लोगों ने इसमें क्या करना है? डिड यूएस सक्सीड इन इट्स अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? डिस्कस विद आर्गुमेंट्स. ठीक है ना. तो इसमें तुम लोगों ने थोड़ी बात जो है ना वो आइडियोलॉजिकल बातें भी करनी है, क्योंकि जंग तो ये आइडियोलॉजिकल थी ना. तो तुम कहना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब उन लोगों ने किस बेस के ऊपर बनाया है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो उन लोगों ने इस बेस के ऊपर बनाया है कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है ना वो जीती है. यूएस तो जीता है, ठीक है, वो तो यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी की बात तो हो ही रही है, लेकिन इसको तुम लोगों ने थोड़े इस लिहाज से भी देख रहा.
देख ले, ठीक है, डिस्कस विद आर्ग्यूमेंट्स देखा। अब इसमें तुम सिर्फ अफगान सिविल वॉर या इसकी तो बात सिर्फ एक है, तो तुम्हारे पास एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। इसका दूसरा पॉइंट जो है ना, तुम ये कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी और इसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, वो जो है अभी तुम, ठीक है, उसको अगर तुम उसको सिर्फ स्टेट के लिहाज से भी देखो ना, तो ठीक है, का मतलब यूनिपोलैरिटी आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो ये भी है कि कैसे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म हैव कम टू स्टे, ठीक है ना, कि मतलब वो अब यहाँ पे रुक गए हैं आके, ठीक है ना। तो उसकी भी बात तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कस विद आर्ग्यूमेंट्स, ये तो तुम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर आओगे, ठीक है ना, कि कैसे क्या कहते हैं, वो किस तरह उसने अपने आप को जो है ना, क्या कहते हैं, सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने कोल्ड वॉर का भी सारा बताना है, ठीक है, कि उन लोगों ने किस तरह इनको शिकस्त दी है, कैसे कैपिटलिज्म आई है, डेमोक्रेसी आई है, वर्ल्ड जो है यूनिपोलैरिटी की तरफ चला गया है, ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बीच में करनी, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर जो है इसको कर लो ठीक ठाक तरीके से, ठीक है ना। अब देखो पिछली बार जो है ना, इतना एक्सप्लिसिट क्वेश्चन नहीं आया हुआ कोल्ड वॉर से, हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक है ना। देखो कितना कोई तीन चार चीजों का मलगूबा जो है ना बना के उन लोगों ने एक सवाल बनाया हुआ है, वर्ल्ड वॉर टू, प्री वर्ल्ड वॉर, बाइपोलर वर्ल्ड, उसका तो हो सकता है इस बार थोड़ा जो है ना, क्या कहते हैं, थोड़ा एक्सप्लिसिट किस्म का सवाल आ जाए कोल्ड वॉर से ही, ठीक है ना। तो कोल्ड वॉर वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोल्ड वॉर के बारे में हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने कुछ न, आपको तो पता होता है ना, वर्ल्ड वॉर वन आपने पढ़ी होती है, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है ना। अब यूनिपोलैरिटी से फिर जो है ना कोल्ड वॉर जो है, क्या कहते हैं, किस्म की शुरू होगी। जब मैंने आपको कहा था कि वफ्ताब भाई ने मुझे कहा था कि वी आर लिविंग इन अ मल्टी, नहीं क्या क्या कहा था मैंने, मल्टी बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टी हाँ, मल्टी मल्टी यूनिपोलर, बाय हाँ मल्टी बाइपोलर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो अब वो जो है ना, अब ये बात यहाँ तक पहुंच गई है। तो जिसका आईआर होती है, तो आईआर में तो ये सारी चीजें वो पढ़ लेता है ना, तो उस तब आईआर भी आप पढ़ रहे होते हो, यूएस में भी अगर आप, यूएस हिस्ट्री में भी अगर आपको इस किस्म का सवाल है, आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे हेल्प जो है ना हो जाती है, ठीक है ना। तो आईआर में मतलब ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का ये कॉन्सेप्ट है ना, कि जो दुनिया में है ना, बस एक पावर की एक खास तादाद है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो तादाद जो है या वो पावर जो है ना, किस तरह आपस में डिवाइड हुई हुई है। मल्टीपोलर वर्ल्ड वो होते हैं जिसमें जो क्या कहते हैं, डिवाइड हुई होती है पावर मल्टी क्या कहते हैं स्टेट्स के दरमियान, जैसे अभी यूएस, रशिया और चाइना के दरमियान जो है ना डिवाइड हुई हुई है। बाइपोलर वर्ल्ड ये होता है कि दो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, दो स्टेट्स होती हैं जिसमें जो कि पोलराइज किया होता है उन्होंने, एक के मतलब आधी पावर एक के पास होती है, आधी पावर दूसरे के पास होती है, और वो लोग ये कोशिश करते कि हम यूनिपोलैरिटी ले आए। और यूनिपोलर वर्ल्ड या यूनिपोलर जो वो होता है, क्या कहते हैं, पावर जो होती है ना, वो होती है कि वो सोल वो होता है, जैसे उसमें जो मेन, अब देखो यूएस जो था ना, वो यूनिपोलर या क्या कहते हैं सोल पावर थी, क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर के बाद से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब वो भी जो है ना, वो एक अभी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब वर्ल्ड क्या कहता है, वो कोई अभी भी कोई सोल मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा पावर्स के पास नहीं है, लेकिन अब वो जो है ना, वो एक किस्म का पीछे आ गया। इसलिए पीछे आ गया क्योंकि तब उसके उसके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, ठीक है ना। कोल्ड वॉर के बाद उसके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, तो उसने अपनी सारी हर जगह पर अपनी डोमिनेंस जो है ना वो कर दिया। अब वापस जो है ना स्टेट्स के पास इतनी पावर आ गई, रशिया के पास, चाइना के पास, कि वो अब इस पावर को चेक कर सके, ठीक है ना। तो अब फिर जो है ना, और ये इसी तरह हमेशा से चलता हुआ आता है। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान भी जो है ना बाइपोलैरिटी चल रही थी, ठीक है ना, ब्लॉक्स बने हुए थे ना, वही बात है, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हैं, ये आप लोग इसकी, और ये जो क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर का जो ये जो किस्सा है, इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये क्या कहते हैं बहुत पहले से चलती हुई आती है। अगर आपने इसका यार में पढ़ा, और यूरोपियन हिस्ट्री से इसका क्या है ना ताल्लुक है, ठीक है। क्या कोई कुछ कह रहा था? सिविल में सर, जी जी। सर ये 2011 में सर क्वेश्चन आया था सर, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द टेन्योर ऑफ हेनरी एस ट्रूमन विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू कोल्ड वॉर। सर तो इसको किस तरह क्वेश्चन स्ट्रक्चर करना है सर? अच्छा ठीक है, आप हमारे नए स्टूडेंट हैं मुख्तार के, नहीं आप पुराने हैं? नहीं, आपको तो मैंने देखा है मुख्तार, आप हमारे नए स्टूडेंट हैं पुराने स्टूडेंट हैं?
आपने नई क्लासेस नई नई सर नहीं सर, कुछ क्लास सर मिस मिस हो हुई? चुके सर, कुछ अच्छा क्लास में मिस कुछ हुई। सर अच्छा हाँ देखो, सर। इसलिए मैंने अभी भी वो एक लड़का था आदिल, शायद उसने कहा है ना, तो मैंने उससे कहा कि आप मतलब हमारी पहली क्लास जो है ना इंट्रोडक्शन, वो आप जरूर जो है ना क्या कहते हैं देख लो, तो आपको जरा पता चल जाएगा कि हम लोग, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है ना, कि हम लोगों ने इसको कोर्स हम किस तरह लेकर चले। इनको मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम लोग जो कुछ चीजें हैं ना, वो हम लोग हमने कुछ टॉपिक्स ही कवर किए, हमने सारी की सारी यूएसए हिस्ट्री कवर नहीं की है, ठीक है। लेकिन इनको मैंने ये कहा था कि आप लोग ये जो टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ये तो आप लोग ये तो हम जरूर करेंगे, तो हम चाहेंगे कि हमारे स्ट्रांग से स्ट्रांग हो जाए। लेकिन आप लोगों ने दूसरा ये काम करना है कि आपने यूएसए हिस्ट्री की जो बुक है ना, उसको ठीक तरीके से पढ़ लेना है, और उससे पिछले इवेंट्स और अगले इवेंट्स को है ना जरा एक साथ लेकर चलना है, और उस वक्त के जो भी प्रेसिडेंट रहा हुआ है ना, उसके साथ उसको वो कर लेना है, क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। क्योंकि अब देखो जो चीजें जरा थोड़ी तुम क्या कहते हैं स्पेसिफिक करते हैं तो उसमें फिर ये चीजें मिस हो जाती हैं। अब देखो, अब ये ट्रॉमन का मुझे इतना, अब तुम इसमें ट्रॉमन डॉक्ट्राइन के बारे में ही लिखोगे, ठीक है ना। ट्रॉमन डॉक्ट्राइन अभी हमने ऊपर पढ़ी भी है, किधर है 2011 का, सॉरी। ठीक है ना, तो तुम देख लेना कि ट्रॉमन ने है ना कितने वो किए हुए हैं, कितना वक्त गुजारा हुआ है, एक टर्म गुजारा हुआ है, दो टर्म गुजारा हुआ है। इसमें मेनली जो है ना तुमने ट्रॉमन डॉक्ट्राइन के बारे में ही बात करनी होगी, लेकिन उसमें बोर भी हो सकते हैं, बहुत सी चीजें जो है ना की हुई हो। ठीक है, मैंने इतना मतलब मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा नहीं हुआ कि ट्रॉमन ने क्या किया था, मैंने कोल्ड वॉर को एज अ होल पढ़ा हुआ था, ठीक है। कौन सा सवाल है ये? गिव एन एस्टिमेट ऑफ द टेन्योर ऑफ हैरी एस ट्रॉमन विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू कोल्ड वॉर। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों ने क्या कहते हैं हैरी ट्रॉमन की प्रेसिडेंसी के बारे में बताना, जो अब इसने एक टेन्योर निकाले हैं, दो टेन्योर निकाले हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें तुम लोगों ने पर्टिकुलर रेफरेंस देने कोल्ड वॉर के लिहाज से, ठीक है। अब कोल्ड वॉर के लिहाज से तुम लोगों ने देने हैं ना, तो इसकी जो डॉक्ट्राइन थी, ठीक है ना, ट्रॉमन डॉक्ट्राइन, अब तुमने वो देखनी है कि ट्रॉमन डॉक्ट्राइन जो है ना, ट्रॉमन डॉक्ट्राइन, मार्शल प्लान, वही सारी बातें है ना। तुमने देखना है कि ये किस हद तक जो है ना सक्सेसफुल रही है, किस हद तक ये है ना इसने फेल किया है, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने इस तरह इसको क्या कहते हैं, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द टेन्योर ऑफ हैरी एस ट्रूमन विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू कोल्ड वॉर, ठीक है ना। तो तुमने इसको इस तरह क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि तुमने इसको जरा ट्रूमन डॉक्ट्राइन जो थी उसकी फेलियर और सक्सेस रेट को देखना है, ठीक है ना, कि कितने हद तक ट्रूमन जो है ना क्या कहते हैं वो रहा है, क्या कहते हैं सक्सेसफुल रहा है इन कंटेनमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर थ्रू द ट्रूमन डॉक्ट्राइन। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना तुमने और भी ट्रॉमन की जो टेन्योर गुजरा है, जो प्रेसिडेंसी गुजरी है ना, उसके बारे में भी तुमने लिखना होगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने खुद इतना मैंने ट्रॉमन का मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, बस मैंने यही पढ़ा हुआ था कि ट्रॉमन डॉक्ट्राइन किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा है, और इसके अंदर मार्शल प्लान आता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रॉमन डॉक्ट्राइन जो है ना, इन लोगों को मैंने शुरू से मुख्तार कहा था कि हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स करेंगे तो उससे थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ना वो रह जाती हैं, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट्स भी जो हमने हैं, जैक्सन किए, जेफरसन किए और विल्सन किए, ठीक है ना, ट्रॉमन हमने नहीं किए, ठीक है ना। मैंने पढ़ा हुआ था और ना मैंने इनको करवाया है। तब इनको तुम लोगों ने क्या करना है कि जब तुम लोग यूएसए हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो जो से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो तो तुम लोग ठीक ठाक मतलब वो तो कवर हो गए, वो भी अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना। लेकिन ये है कि तुम लोगों ने पूरी की पूरी किताब पढ़नी है, ठीक है ना। सिर्फ उसको एक रीड दो, ठीक है, रीड देते हुए बस उसको हाईलाइट करते जाओ, उसके अंदर जो भी तुम्हें मेन पॉइंट पता तुम्हें नजर लगता है कि मेन पॉइंट। इससे अच्छी बात ये होगी कि एक तो तुम्हें यूएसए हिस्ट्री का जो है ना पूरा वो एक स्केच तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर दूसरा तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक इवेंट हुआ है तो उससे पहले का इवेंट और पिछले का इवेंट तुम उसके साथ जो है ना कनेक्ट कर सकोगे। दूसरा यही है कि ये लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि अब देखो कोल्ड वॉर को है ना प्रेसिडेंट ट्रूमन के साथ जो है ना क्या कहते हैं इन लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। अब कितने प्रेसिडेंट गुजरे हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी गुजरा हुआ है, अभी तो 1945 से लेकर 1991 तक बहुत बड़ा पीरियड है, ठीक है ना। तो वो किसी के साथ इसको कनेक्ट करके तुम्हें इस किस्म का भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब अगर आपने सारी की सारी बुक से आप गो थ्रू हुए हुए होंगे ना,
तो फिर आप एक बहुत मतलब क्या कहते हैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट पोजीशन में होते हैं कि अगर किसी भी किस्म का सवाल आ जाता है तो आप उसकी कनेक्टिविटी जो है ना वो आप बना सकते हैं, मतलब उसको ठीक तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगर मैंने कोल्ड वॉर बहुत भी अच्छा पढ़ा हुआ हो लेकिन मुझे ट्रॉमन डॉक्ट्राइन के पास डिटेल में ट्रॉमन डॉक्ट्राइन के बारे में मुझे डिटेल में ना पता हो और ट्रॉमन की जो टेन्योर था उसके बारे में मुझे डिटेल में ना पता हो ना, तो फिर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। अब मैं कोल्ड वॉर के बारे में तो यहाँ पे सिर्फ नहीं लिख सकता ना कि कोरियन वॉर हुई है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आए हुए हैं। अब वो जो सवाल था कि राइट एन ऑल इंक्लूसिव नोट ऑन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, तो अब तो वहां पे तो मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस किस्म का सवाल आता है और ट्रॉमन की प्रेसिडेंसी मैंने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, और ट्रॉमन डॉक्ट्राइन के बारे में मुझे इतना नहीं पता, मैंने उसको डिटेल में नहीं किया हुआ, ठीक है ना, तो फिर मैं सवाल जो है ना नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं सवाल मतलब अगर मैं करता हूँ तो मैं गलत सवाल करूंगा, ठीक है ना। तब आपने क्या करना है कि आपने बस इन चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से देख लेना है और पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसमें इनको शुरू से ही मैंने ये कहा हुआ है कि आप लोगों ने किताब पढ़ लेनी है और किताब पढ़ने में पढ़ते बस एक एक रोजाना एक दो लेक्चर ये वाले किया करो और ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं 40 50 60 पेजेस जो है ना किताब के पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ बाय द एंड ऑफ 10 to 12 या 15 डेज जो है ना आपकी वैसे हिस्ट्री बड़ी ठीक ठाक कवर हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो तब होता है कि जब आप सारा का सारा टाइम जो है ना तकरीबन दिन में 4 से 5 घंटे जो है ना इसको दे रहे हो, क्या कहते हैं यूएसए हिस्ट्री को दे रहे हो। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम किस तरह डिवाइड किया हुआ है, आपकी तैयारी की पोजीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल कोल्ड वॉर के लिहाज से ऐसे ही? सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैं लाइबा के साथ कांटेक्ट करूंगा ना, तो फिर हम लोगों ने बस इंशाल्लाह ताला सैटरडे संडे को तो हम ये ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब फिर जेंडर का मसला है, जेंडर का मेरी कल भी बात हुई है आफ्ताब भाई के साथ। मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं लेक्चर्स पहले बनाऊं और फिर डिलीवर करूं, क्योंकि मेरी अपनी जो है ना क्या कहते हैं असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब जो है रिकॉर्डिंग सर ऑफ कर दूं, ठीक है। तो अब जो है ना क्या कहते